जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में और स्वागत है आप सभी का जीके पीवाईक्यू सीरीज में। देखिए, इस सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर मैंने एसएससी और रेलवे एग्जाम को टारगेट करके इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है और कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आपको जो अपकमिंग एग्जाम होगी उसके अंदर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फायदा होगा। और ये एक तरीके से रामबाण सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के अंदर आपको इतना फायदा होगा, आपका जीके का मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 90% तक जीके इस सीरीज से कवर हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज के अंदर देखिए टोटल जो क्लास होने वाली है हमारी वो टोटल 30 क्लास होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर जैसे स्टैटिक जीके आएगी, स्टैटिक जीके के होंगे 7 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट को मैंने टारगेट करके पूरा मिक्स करके ये सीरीज बनाई है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ मिलेगा। सबसे पहले क्या है, स्टैटिक जीके। फिर पॉलिटी को भी लिया है। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन, पॉलिटी के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे और ज्योग्राफी के होंगे हमारे 3 क्वेश्चन। इसके बाद हिस्ट्री के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, साइंस के हमारे 2 ही क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के भी हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स को भी मैंने लिया है, कंप्यूटर को भी लिया है, कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन होगा। और करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है उसके अंदर हमारे एग्जाम्स के अंदर, करंट अफेयर्स को भी मैंने लिया। करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे करके टोटल हमारे 25 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर होंगे। और ऐसे करके टोटल कितनी क्लास होगी, 30 क्लास होगी। 25 इंटू 30 कितने हो गए टोटल, 750 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए सीधे सीधे। इसके बाद देखिए, हर क्वेश्चन को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपके हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन वैसे कवर होंगे और 750 क्वेश्चन ऐसे हो गए तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 750 इंटू 10 इज इक्वल टू 7500 क्वेश्चन टोटल आपके इस सीरीज के अंदर कवर होंगे। और अगर मुझे लगेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी और चीजें की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी इन क्लासेस के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के भी क्लास के अंदर डाल दूंगा ताकि आपका पूरा जीके कवर हो जाए। साथ ही देखिए, स्ट्रेटेजी के पॉलिटी मैंने एवरेज तरीके से सबके क्वेश्चन लिए, बट कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक आध ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आध कम भी हो सकते हैं, तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं मणिपुर, केरल, तमिलनाडु और असम। अब इसका आंसर जो है वो है असम। क्या है, असम। इसका आंसर है असम। अब शास्त्रीय नृत्य के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है वो नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने। अब इसके अंदर देखिए, नाट्य जो होता है ना, नाट्य के 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से 2 पहलू, 2 पहलू कौन कौन से, एक तो होता है तांडव, एक होता है लास्य। और तांडव को क्या बोलते हैं, मर्दाना पहलू बोलते हैं, मर्दाना पहलू। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो आप इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तांडव कौन सा होता है, मर्दाना पहलू। अब शास्त्रीय नृत्य को 2 तरीके से हम काउंट करते हैं। एक तो हम काउंट करते हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो होते हैं 8। और एक तरीके से हम काउंट करते हैं कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो होते हैं 9। कौन कौन से, 9। अब मैं आपको एक एक करके सारे शास्त्रीय नृत्य बता देता हूं। सबसे पहले पहला हमारा है भरत नाट्यम, और हम इसे क्या बोलते हैं, साध्वी अट्टम। ये कहां का है, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है कथकली, ये कहां का है, ये है केरल का। तीसरा हमारा है मोहिनी
अट्टम, ये भी कहाँ का है, ये भी है केरल का। इसके बाद चौथा, चौथा हमारा कौन से होने वाला है, सत्रिया। ये रिपीटेड हो गया ना क्वेश्चन कि सत्रिया किस राज्य का शासन नृत्य है, सत्रिया कहाँ का है, असम का। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश का। के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर का कौन सा है, कथक। कथक कहाँ का है, यूपी का। 7th हमारा कौन सा है, मणिपुरी। ये कहाँ का है, मणिपुर का। 8th हमारा कौन सा है, 8th हमारा है ओडिसी। ओडिसी ये कहाँ का है, ये है ओडिशा का। कहाँ का है, ओडिशा। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है भरतनाट्यम, सबसे पुराना। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, ऐसे कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य है जो एक ही राज्य से बिलोंग करते हैं या एक ही राज्य से रिलेटेड है। कौन सा है, वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। ये कहाँ के, केरल के। और एक क्वेश्चन और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल नॉर्थ में किया जाता है या सिर्फ नॉर्थ से रिलेटेड है। वो कौन सा है, वो है यूपी। केवल उत्तर या नॉर्थ में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। जैसे सबसे पहले तो सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम। उसके बाद 2 शास्त्रीय नृत्य ऐसे जो एक ही राज्य से बिलोंग करते हैं, वो कौन से हो गए, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके बाद ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो केवल नॉर्थ में किया जाता है, वो कौन सा है, यूपी। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ में कैसे। जैसे तमिलनाडु कहाँ है, साउथ में। इसके बाद केरल कहाँ पर है, केरल भी कहाँ है, नीचे साउथ में। और इसके बाद कौन सा, असम। असम कहाँ पर है, वो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इस तरफ। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी कहाँ है, वो है साउथ, कहाँ है, साउथ में। यूपी, यूपी कहाँ जाता है, नॉर्थ के अंदर आ जाता है। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। हम बता, नॉर्थ ईस्ट में। और ओडिशा कहाँ पर आता है, ओडिशा आता है साउथ ईस्ट में। तो एकमात्र कौन सा हो गया, कथक, जो कहाँ पर होता है, नॉर्थ में। अब मैं आपको बताता हूँ 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो संस्कृति मंत्रालय मानती है। 9वां कौन सा है, वो है छऊ। कौन सा है, छऊ। इस तरीके से शास्त्रीय नृत्य को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे शास्त्रीय नृत्य और जितनी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें वो सब मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान इन द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। देखिए भारत में नृत्य 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य जो है उनकी संख्या सीमित है, वो 8 और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। बट लोक नृत्य क्या है, भारत में बहुत सारे हैं, अनगिनत लोक नृत्य है। अब सारे लोक नृत्य तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी परीक्षा के लिए हमारे लिए कौन कौन से लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको इन क्लासेस के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक, आप कर्नाटक से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्नाटक से वो है डोलू कुनीता, डोलू कुनीता और वीरगासे। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है हुल्लीवेशा। नेक्स्ट है नाग राधने। इसके बाद नेक्स्ट है वो है कुनीता, कुनीता। ये सभी कर्नाटक के इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, आंध्र प्रदेश है दीमसा। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जुआरा और
मटकी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश से वो है अजी लामू, इसके बाद रोपी, नेक्स्ट चलो, इसके बाद नेक्स्ट है रिखमपाड़ा, नेक्स्ट है वाचो। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट है। देखिए किन किन के अंदर आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे जुआरा और मटकी। मटकी को जुआर मतलब मटकी को मध्य में रखो और उसके चारों तरफ क्या लगा दो, जुआर रख दो। मटकी को मध्य में रखो और चारों तरफ जुआर रख दो। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल क्या है, पति पत्नी है, तो आंचल अरुण को कैसे बुलाती है, अजी, मतलब अजी सुनते हो ऐसे करके पति पत्नी आपस में बुलाते हैं। तो आंचल अरुण को क्या बुलाती है, अजी, और वो क्या करती है, रो पड़ती है। क्या बोलती है अरुण को कि ले चलो, मुझे कहीं घुमाने ले चलो। तो अरुण बोलता है नहीं, पहले पढ़ाई कर लो, रिकमपाड़ा, फिर बाद में तुम्हें वॉच या मूवी वॉच कराने लेके चलूंगा। इस तरीके से आप इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्या दिया हुआ है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं सरोद, सितार, संतूर और सारंगी। अब इसका जो आंसर है वो है सरोद। क्या है, सरोद। अब इसके अंदर और सरोद के और इंपॉर्टेंट कौन कौन से व्यक्ति है जो कौन मतलब जो सरोद बजाते हैं। देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो है अमजद अली खान, कौन, अमजद अली खान। और एक नेक्स्ट कौन सा है, वो है अलाउद्दीन खान। और नेक्स्ट देखिए, मैं आपको जितने भी ये नाम बता रहा हूं ये सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से इनको पढ़िएगा मेरे साथ साथ। अगला कौन सा है, अगला सितार। अब सितार से कौन कौन है, सितार से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पंडित रवि शंकर। इनको भारत रत्न मिला 1999 में। इसके बाद अगला कौन सा है, वो है अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर। अगला कौन सा है, वो है निखिल बनर्जी। इसके बाद अगला कौन सा है, वो है बुद्धादित्य बनर्जी, है बुद्धादित्य बनर्जी। और अब संतूर, संतूर से कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है। संतूर से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भजन टोपोरी। अगला कौन सा है, वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला कौन सा है, वो है पंडित तरुण भट्टाचार्य। इसके बाद सारंगी, सारंगी से कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, सारंगी से नाम इंपॉर्टेंट है वो है उस्ताद बिंदा खान। इसके बाद और कौन सा नाम, वो है सुल्तान, कौन सा है, अगला नाम कौन सा, वो है सुल्तान खान। देखिए आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, पंडित रवि सितार, मतलब तार जुड़ गए, पंडित जी के तार जुड़ गए, मतलब पंडित जी के तार अगर किसी से जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। पंडित जी के तार किसी से जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खिल उठते हैं और उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और अनुष्का शंकर जी को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अनुष्का शंकर किन से रिलेटेड है, सितार से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किन की आत्मकथा पुस्तक है। क्या दिया हुआ है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किन की आत्मकथा पुस्तक है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं सुरेश रैना, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है युवराज सिंह। कौन है, युवराज सिंह। इसके बाद अब देखिए ये जितनी भी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले सुरेश रैना,
सुरेश रैना जी की बुक कौन सी है? वो है बिलीव। सुनील गावस्कर जी की बुक कौन सी है? वो है सनी डेज। उसके बाद युवराज सिंह जी की बुक कौन सी है? वो मैं आपको ऊपर बता दी। सचिन तेंदुलकर, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बुक बुक कौन सी है? वो है प्लेइंग इट। प्लेइंग इट, एक मिनट, इनकी बुक कौन सी है? वो है प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे पहली कौन सी हो गई? वो है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जी की बुक कौन सी है? वो है प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट अगले कौन से? वो है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जी की बुक कौन सी है? वो है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तीसरा नाम कौन सा है? वो है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण जी की बुक्स कौन सी बुक कौन सी है? वो है 281 एंड बियॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, इनकी इंपोर्टेंट बुक कौन सी है? वो है द रेस ऑफ माई द रेस ऑफ माई लाइफ। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। इसके बाद देखिए, अगर आपको ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी मैंने पहले एक क्लास बना दी, आप वो क्लास को जाके देख लिए। उसके अंदर मैंने इतनी सारी बुक्स बताई कि वो सभी बुक्स के लिए मैंने ट्रिक भी बताई है आपको। बुक सारी एक ही क्लास के अंदर याद हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है 2001, 1998, 1999 और 2000। अब इसका आंसर जो है वो है 2001। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? वो मिला 2001 के अंदर। और 1998 में किसको मिला? 1998 में भारत रत्न मिला, वो मिला एमएस सुब्बू लक्ष्मी जी को। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी को 1998 में भारत रत्न मिला। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये पहले या कहे तो पहली संगीतकार कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाली। इसके बाद नेक्स्ट कौन क्या है? ये कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की रहने वाली, तमिलनाडु की रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार। भारत रत्न और रमन मैग्सेसे दोनों पहली संगीतकार कौन सी है? वो है, इनको कब मिला? 1974 के अंदर। ये एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जब मैंने आपको पंडित रविशंकर का नाम लिया था, कहां से रिलेटेड है? सितार से रिलेटेड है। तब मैंने आपको बताया था इनको भारत रत्न कब मिला था? 1999। तो पंडित रविशंकर को कब मिला? 1999 के अंदर। इसके बाद अब 2001 मैंने आपको बताया लता मंगेशकर जी को मिला। 2001 में और किन को मिला? 2001 में किन को मिला? वो मिला बिस्मिल्लाह खान को। 2001 में किन को मिला? बिस्मिल्लाह खान को। अब इनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लाल किले पर शहनाई बजाने वाले व्यक्ति कौन है? लाल किले पर शहनाई बजाने वाले व्यक्ति कौन है? वो है बिस्मिल्लाह खान।
और इन्होंने कब बजाई, वो बजाई 1947 में। और इनके अंदर कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। ये चारों शीर्ष सम्मान कौन कौन से, वैसे भारत रत्न, अगला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और कौन सा है पद्म श्री, कौन सा है पद्मश्री। इस तरीके से इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है। आगे जो इंपॉर्टेंट बात होगी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये खेल से रिलेटेड है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्र खेल है, ये दिया हुआ है बेसबॉल किस देश का राष्ट्र खेल है। अब बेसबॉल जो है वो है अमेरिका, कहाँ का राष्ट्र खेल है, अमेरिका का राष्ट्र खेल है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्र खेल है वो है हॉकी, कौन सा है हॉकी। और इसके साथ हॉकी और कौन से देश का राष्ट्र खेल है, वो पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी राष्ट्र खेल कौन सा है हॉकी है। जापान का राष्ट्र खेल कौन सा है, जापान का राष्ट्र खेल है जूडो, क्या है जूडो। इसके बाद चीन, चीन का राष्ट्र खेल कौन सा है, चीन का राष्ट्र खेल है वो है टेबल टेनिस, क्या है टेबल टेनिस। देखिए हॉकी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, हॉकी, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं, हॉकी का जादूगर किन्हें बोला जाता है, हॉकी का जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, इनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। अब बेसबॉल के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट, देखिए बेसबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम के अंदर बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, कितने 9 खिलाड़ी। और 9 खिलाड़ी और कौन से गेम में होते हैं खो खो में, खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर 9 खिलाड़ी। इसके बाद हॉकी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी। और इसके बाद टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में देखिए 2 तरीके से होता है, एक तो सिंगल और डबल, या तो 1 या 2। नेक्स्ट देखिए जूडो, जूडो के अंदर तो क्या है 2 खिलाड़ी आमने सामने लड़ते हैं, तो एक टीम के अंदर सिंगल बंदा मतलब सिंगल हो गया, और दूसरी में सिंगल तो 2 जने हो गए इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की। इसको ऑप्शन दिए हुए हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. रॉय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने की बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की, वो की 1895 के अंदर, कब की 1895 के अंदर की। और जो बाल गंगाधर तिलक है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आधुनिक भारत का निर्माता, क्या बोलते हैं आधुनिक भारत का निर्माता। और किन्होंने ये बात की, ये बात कही M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये बात कही। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी 1938 में। और कैसी संविधान सभा, निर्वाचित, कैसी निर्वाचित संविधान सभा की मांग। इसके बाद अब इसके बाद इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, जैसे अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया,
यानी पहली बार संविधान सभा की मांग को, यानी संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। कब स्वीकारा? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या किया? स्वीकारा। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, इस टाइम गवर्नर, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। इसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 में, संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, लेकिन इसके अंदर संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था और कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्या क्या हुआ इसके अंदर? संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया। मुस्लिम लीग व कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1942 में क्या हुआ? 1942 में क्या है? क्रिप्स मिशन। क्या है 1942 में? क्या है? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया? वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। किसके नेतृत्व में आया? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। अब ये भी क्या हुआ? ये भी रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। और इसके रिजेक्ट होने के बाद क्या शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी रिजेक्ट होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है, यानी शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ 1942 के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? इन विच ईयर द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? अब इसके जो ऑप्शन दिए गए वो गए 1945, 1944, 1946 और 1947। अब इसका जो आंसर है वो है 1946। क्या है? 1946। अब देखिए क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अंदर और कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मिशन था ये 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्य कौन कौन से? आप याद करिए, इस्पा, याद करिए इस्पा। एस से कौन थे? वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके बाद पी से कौन थे? वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और ए से कौन थे? वो थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। और इसके जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी है? और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये मिशन था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? ये जो मिशन था ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया, यानी कांग्रेस व मुस्लिम लीग स्वीकार किया। और इसके अंदर क्या है? लेकिन मुस्लिम लीग ने जो क्या, मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान की मांग की, ताकि पृथक पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा
और ये मांग क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। अब देखिए इसके बाद और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार चुनाव हुए कितनी सीटों पर, टोटल सीट, टोटल सीट जो थी वो थी 389। अब 389 को कैसे बांटा, 389 को बांटा, वो जो थे 296 जो सीट थी वो थी इलेक्टेड, यानी, और इसके बाद 93 जो सीटें थी वो थी नॉमिनेटेड, यानी नॉमिनेटेड, थी नॉमिनेटेड, यानी 296 सीटों पर तो चुनाव लड़े गए और 93 जो सीट थी उनको डायरेक्ट ही नॉमिनेट कर दिया गया कि ये तो फिक्स हो गए। इसके बाद 296 पर चुनाव हुए। अब 296 कौन थे, वो थे ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे। कहां से थे, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। इसके बाद इसमें कौन कौन थे, जैसे 292 जो थे वो थे गवर्नर के शासन वाले प्रांत से। कहां से थे, गवर्नर के शासन वाले प्रांत से। और जो 4 सदस्य थे, यानी जो 4 सीट पे थे, या सदस्य नहीं कहे आप कहिए, 4 सीट पे कौन थे, वो थे चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से। कहां से थे, चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से। अब इसके बाद इसका जो परिणाम आया, क्या आया, परिणाम कितनी सीटों पर आया, 296 सीटों पर, क्योंकि 296 सीटों पर ही चुनाव हुए और 93 को तो हमने डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद 296 में जो रिजल्ट आए उसमें जो 208 सीट पे थे, 208 सीट पे कौन है, वो है कांग्रेस। कौन थे, कांग्रेस। और प्लस 73 सीट किसको मिली, मुस्लिम या मुस्लिम लीग को। इसके बाद प्लस 15 कौन थे, अन्य। ऐसे करके 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। अब इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थे, एक सीट कितने मतलब कितनी जनसंख्या के ऊपर लड़ी गई। मतलब एक सीट जो थी वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। और चुनाव कब हुए, चुनाव हुए जुलाई और अगस्त के बीच। कब हुए, जुलाई और अगस्त के बीच चुनाव हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण। और अगला ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू व महात्मा गांधी। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। क्या हुआ, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। और इन दोनों व्यक्ति ने, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा का चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्या दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल मतलब इंडियाज एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। इसका जो आंसर है वो है 2.4%। कितना है, 2.4%। अब देखिए इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है वो है 32,87,263
वर्ग किलोमीटर। अब इसकी जो स्थलीय सीमा है, क्या स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। इसके बाद तटवर्ती सीमा, यानी जो तट से, तट के आसपास की जितनी भी सीमा है जो समुद्र से जाकर मिलती है, वो तटवर्ती सीमा कितनी है, या कहे तो कितनी सीमा है, वो है 7516.5 किलोमीटर। कितनी है, 751.6.5 किलोमीटर। इसके बाद अब तटवर्ती सीमा टोटल तो हो गई 7,516। अब इसके अंदर देखिए दो तरीके से हम बांटते हैं, एक तो राज्य की और एक द्वीप की। तो राज्य की जो हो गई, राज्य की हो गई वो होगी 6100 किलोमीटर, और इसके बाद द्वीप, द्वीप की कितनी होगी, वो होगी 14 से 16.5 किलोमीटर। इस तरीके से हम इसकी क्षेत्रफल को बांटते हैं। अब इसकी जो तटवर्ती सीमा है, तटवर्ती सीमा के अंदर क्या क्या आता है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या आते हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे, देखिए पहले तो अगर नक्शा कुछ आड़ा टेढ़ा बन जाए तो माफ कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा क्या है, चित्रकारी में इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल। ये अपना हो गया प्यारा भारत, क्या हो गया, प्यारा भारत हो गया ये अपना। अब इसके अंदर तटवर्ती सीमा के अंदर कौन कौन सा है, सबसे पहला इधर जो समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं, यहां पर कौन है, वो है गुजरात। कौन है, गुजरात। और सबसे ज्यादा तो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाता है स्टेट या राज्य, वो कौन सा है, वो है गुजरात ही है। क्या, सर्वाधिक सीमा। और कितनी सीमा बनाता है ये बनाता है 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे यहां पर आ जाता है महाराष्ट्र, पहला गुजरात। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा गोवा। गोवा कितनी सीमा बनाता है, 101 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है, 101 किलोमीटर। सबसे कम, सबसे कम। चौथा कौन सा है, चौथा हमारा है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। और पांचवा कौन सा है, केरल। छठा हमारा कौन सा है, छठा है हमारा तमिलनाडु। सातवां कौन सा, सातवां हमारा है आंध्र प्रदेश। इसके बाद आठवां हमारा कौन सा है, आठवां हमारा है उड़ीसा या ओडिशा। क्या है, उड़ीसा नहीं, तो बोलेंगे ओडिशा। और नवा, आखिरी नवा हमारा कौन सा है, वो है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। इस तरीके से मैंने आपको जितने भी तटवर्ती सीमा के अंदर राज्य हैं और भारत का जो क्षेत्रफल है, स्थलीय सीमा, तटवर्ती सीमा, राज्य की सीमा और द्वीप की जो सीमा है कितने किलोमीटर बनती है, वो सभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें सारी बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अब इसका जो आंसर है वो है कौन सा, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारी कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती। कर्क रेखा से गुजरते कौन कौन से राज्य, देखिए राजस्थान कर्क रेखा से गुजरता है, मध्य प्रदेश भी गुजरता है और पश्चिम बंगाल भी गुजरता है। कौन कौन गुजरते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम। बट उत्तराखंड हमारा नहीं गुजरता। बट हमें पढ़ना है कि गुजरते कौन कौन से हैं। ऐसे टोटल जो है वो 8 राज्य गुजरते हैं। कौन से, 8 राज्य गुजरते हैं। कहां से, कर्क रेखा से। और कर्क रेखा जो है वो
23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, कहां से? भूमध्य रेखा से। अब 8 राज्य हम कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सब वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक का नाम क्या है? मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, व से राजस्थान, ग से गुजरात, म से क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़। इसके बाद झार से झारखंड। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए ये ऑलमोस्ट आज सबको याद हो ही जाते हैं और सबको याद है भी, बट और भी इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? जैसे सबसे कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर कौन सा है? यानी नजदीक शहर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर जो है वो है रांची। कौन सा है? रांची। कितना है ये? 23 डिग्री 34 मिनट। और रांची कहां पर है? ये है झारखंड में, है झारखंड में। और इसके बाद पहले नंबर का तो ये हो गया, दूसरे नंबर का हम याद कर लेते हैं। दूसरे नंबर का है वो है भोपाल। भोपाल तो आप सभी जानते ही हैं कहां पर है? एमपी में। ये कितना है? 23 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। ये भी इतना ही है। कहां पर है ये? एमपी में। अब ये सारी कर्क रेखा से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी। अब एक रेखा और होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है मानक समय रेखा। कौन सी होती है? मानक समय रेखा। देखिए कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है हमारे। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये होगा हमारा भूमध्य रेखा, यहां से 23.5, यहां पर हमारा इंडिया, यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा गुजरती है इस तरीके से। ये हो गई कर्क रेखा। अब इसमें यहाँ पर राज्य हमारे जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, इस झारखंड, इस तरीके से सारे राज्य, पश्चिम बंगाल लास्ट में, और इधर से मिजोरम वगैरह ये आ गए। ये हो गई हमारी कर्क रेखा। अब एक रेखा और होती है, वो होती है मानक समय रेखा। ये देखो कर्क रेखा जो होती है मतलब ये होती है पश्चिम पूर्व होती है, पूर्व पश्चिम मान लो। बट जो मानक समय रेखा ये होती है उत्तर से दक्षिण। मानक समय रेखा कैसे होती है? उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण अगर कोई रेखा ऐसे गुजरेगी तो वो हमारे भारत के कितने राज्यों को यहां से काटेगी? तो ये राज्य भी हमें पढ़ने होते हैं। अब ये राज्य की देखिए, अब ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक है, यूपी में छत उड़ी आंधी से। क्या? यूपी में छत उड़ी आंधी से। यूपी से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। में से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। छत से छत्तीसगढ़, से ओडिशा, और आंधी से आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? व्हाट इज द नॉर्दर्न लेटीट्यूड ऑफ इंडिया? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 37.6। अब देखिए हम इसे पॉइंट में नहीं, हम इसे मानते हैं डिग्री। 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम इसे नक्शे के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमारा भारत का नक्शा, थोड़ा मेरी चित्रकारी इतनी आती है मुझे, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा, ये तो कुछ ज्यादा है बट मैं आपको इससे समझाता हूं। इधर मान लो लद्दाख ऊपर, तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश।
यहाँ पर क्या है, लद्दाख, लद्दाख से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इधर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर है इंदिरा कोल, क्या है, इंदिरा कोल। और ये क्या है, ये भारत का सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा है जहां से हम भारत को नापते हैं। देखो भारत 4 बिंदुओं से घिरा हुआ है, नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर और इधर ईस्ट और वेस्ट के अंदर। अब नॉर्थ के जो सबसे उच्चतम बिंदु है, मतलब नॉर्थ के अंदर जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल। और ये क्या है, सबसे उत्तरी अक्षांश है भारत का। और ये कितने डिग्री पर है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये हमसे पूछा था कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका आंसर कितना हो गया, वो हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। अब सबसे पश्चिमी हिस्सा, यानी पश्चिम में हम देखें 2 तरीके से होता है। एक तो होता है जैसे ये होती है अक्षांशीय रेखा है, ये लेटीट्यूड, और एक होता है देशांतर, इस तरीके से होती है, इस तरीके से। अब इस तरीके से रेखा जा रही है तो इधर भी एक रेखा जाएगी, इधर ऐसे, ये देशांतर। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा हो गया, वो हो गया गौर माता, कहां पर है, गुजरात में। गौर माता गुजरात के अंदर क्या है, सबसे पश्चिमी हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। और कितना डिग्री पर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। इसके बाद इधर पश्चिम के अंदर कहां पर है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन सा है, पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे इसको, ये तो हो गया पश्चिमी देशांतर, इस तरफ गुजरात की तरफ। मैं लिख देता हूं इधर, ये हो गया पश्चिमी देशांतर। और ये क्या होगा, ये होगा पूर्वी देशांतर। कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर। और ये कहां पर है, ये है किबिथु, कहां पर, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कहां पर, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद अब साउथ में आ जाते हैं। साउथ में कौन सा है, देखिए साउथ को हम 2 तरीके से नापते हैं। एक तो होता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, मतलब सबसे स्थलीय सीमा इस तरफ से, तो यहां पर कौन सा हो गया, यहां पर होगा, वो होगा कन्याकुमारी, कहां पर है, केरल में, कन्याकुमारी केरल में। और ये कितना डिग्री पर है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर। ये कहां पर है, केरल के अंदर। ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अक्षांश। अब इधर से हम देखिए, ये तो हो गया कि सीधा स्थलीय सीमा के अंदर, बट इधर एक और आ जाता है, वो आ जाता है अंडमान निकोबार, क्या आ जाता है, अंडमान निकोबार। अब ये इधर से देखो पानी बीच में आ जाता है, बट ये अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, वो इसके अंदर होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है, ये ग्रेट निकोबार में है, कहां पर है, ग्रेट निकोबार। और ये कितना डिग्री पर है, ये 6 डिग्री 46 मिनट। कितने पर है, 6 डिग्री 46 मिनट। इस तरीके से ये जो भारत का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में जिन जिन बिंदुओं से भारत पूरा घिरा हुआ है, वो सभी बिंदु मैंने आपको बता दी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति किस प्रकार की थी, व्हाट वाज द शेप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार और षटभुजाकार। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है त्रिभुजाकार, क्या है, त्रिभुजाकार। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हमारी एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले इसकी लिपि, इसकी जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। और इसको और क्या क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सर्पिलाकार लिपि। इसके बाद गोमूत्री लिपि। और ये लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, जैसे देखिए सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वो किया, किसने किया, बेडेन महोदय ने। और इसके बाद इससे प्रथम भारतीय कौन था जिसने पढ़ने का प्रयास किया, वो थे प्रथम भारतीय जो जिन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया वो थे नटवर झा। और ये दोनों ही क्या रहे, असफल रहे। दोनों असफल रहे। अब इसके बाद अब इसका जो क्षेत्रफल था, क्या क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल था वो था क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका समय, इसका जो समय था, इसका समय था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां पर फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जी तो टोटल उत्तर नॉर्थ के अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। मांडा, मांडा कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा नाम का स्थान कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कौन सी नदी पर है, ये चेनाब नदी पर। इसके बाद पूर्व के अंदर ये थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर, मेरठ यूपी में। और ये कौन सी नदी पर था, ये था हिंडन नदी पर, हिंडन नदी। के बाद दक्षिण में कहां पर थी, दक्षिण में जो स्थान था उसका नाम था देमाबाद। ये कहां पर थी, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर, महाराष्ट्र में थी, ये थी गोदावरी नदी पर। कौन सी, गोदावरी नदी पर। इसके बाद पूर्व के अंदर जो स्थान था उसका नाम था तुतकांगेडोर। और ये कहां पर था, ये था बलूचिस्तान। और ये कौन सी नदी पर था, दाश्त नदी पर, दाश्त नदी पर। इस तरीके से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। देखिए इसके जो ऑप्शन है वो है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहदत्त। इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल था वो था 322 से 185 बीसी तक। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन कौन राजा रहे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके संस्थापक थे, हम इसे पढ़ते हैं CBA। ये एक ट्रिक कह लीजिए CBA। सी से कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका कार्यकाल कब से था, 322 से 298 बीसी। इनके बाद आए वो आए बिंदुसार। इनका कार्यकाल था 298 से 273 बीसी। इनके बाद आए अशोक। अशोक का जो कार्यकाल था वो था 269 से कब से कब तक, 269 से 232 बीसी से। ठीक है, यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक का कार्यकाल और बिंदुसार कार्यकाल में 4 साल का गैप आ जाता है। तो इसी वजह से अशोक के कार्यकाल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अशोक का कार्यकाल कब से कब तक है। तो आप इसे इंपोर्टेंट लगाकर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु कौन थे, वो थे चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कौन थे, विष्णुगुप्त। और इनकी जो बुक थी, चाणक्य की बुक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है, इनकी बुक है वो है अर्थशास्त्र। देखिए इसका नाम अर्थशास्त्र है बट ये कहां से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है राजनीति से, राजनीति से संबंध। और इसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन थे, वो थे मेगस्थनीज।
और मेगास्थनीज की पुस्तक, इनकी बुक कौन सी है? मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक के अंदर। और इस बुक को किसने लिखा? वो लिखा मेगास्थनीज ने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हमारा ऑप्शन है 23 जून 1756, 23 जून 1757, 25 जून 1756 और 25 जून 1757। अब इसका जो आंसर है वो है 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया। अब इसमें और इंपोर्टेंट बात क्या करें, देखिए प्लासी का युद्ध जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, इनकी तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच में लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो सिराज थे, कौन थे? बंगाल के, मतलब एक तरीके से राजा मान लीजिए। बंगाल के राजा कौन थे? वो थे सिराज वर्सेस बंगाल के सिराज, इनके मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की तरफ से बंगाल के जो सिराज थे, उनके मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 में। और जो जीत मिली, जीत किनको मिली? रॉबर्ट क्लाइव को या ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली। और जो जीत मिली, जीत किनको मिली? जीत मिली रॉबर्ट क्लाइव को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको मिली जीत मिली। इसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या देखिए, 1760 में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया। वांडीवाश का युद्ध इनके बीच? ब्रिटिश सरकार वर्सेस फ्रांसीसी। वांडीवाशी का युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात और इसके अंदर क्या आ जाती है, वो होती है 22 अक्टूबर 1764। इसके अंदर बक्सर का युद्ध लड़ा गया, क्या? बक्सर का युद्ध। और इसमें किस किस के बीच लड़ा गया बक्सर का युद्ध? वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो किस तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। वर्सेज, इनके खिलाफ कौन कौन थे? बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और इनके खिलाफ कौन कौन थे? वो थे मीर कासिम। इसके बाद मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय। और कौन थे? वो थे अवध के सुजाउद्दौला। कौन थे? अवध के सुजाउद्दौला। इनके बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और इसके अंदर जो जीत मिली, वो जीत किसको मिली? हेक्टर मुनरो को या ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, जीत मिली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बुबालस बुबालिस किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या दिया हुआ है? बुबालस बुबालिस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसके जो ऑप्शन है वो है बैल, भैंस, बकरी और बिल्ली। इसका आंसर है वो है भैंस। क्या है? भैंस का नाम, भैंस या बफेलो का नाम क्या है? बुबालस बुबालिस वैज्ञानिक नाम है। और अब देखिए इनके और अन्य वैज्ञानिक नाम किस किस के क्या क्या है, जैसे बेल। अब बेल का वैज्ञानिक नाम वो है बोस टोरस। और इसके साथ ही गाय का भी यही नाम है वैज्ञानिक, बोस टोरस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा एगा ग्रस। इसके बाद बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है फेलिस केटस। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं बिल्ली केट, केट यहां पर आ गया केट, तो फेलिस केटस किसका नाम है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? वो है कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है केनिस
फेमिलिस। अन्य कौन सा है, वो है शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है पैंथेरा लियो। इसके बाद अन्य कौन सा है, वो है घोड़ा। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है केबेलेस। क्या है, केबेलेस। और अगला कौन सा है, वो है जंगली याक। जंगली याक का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है बोस म्यूटस। है बोस म्यूटस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम, ऑक्सीजन, रेडोन और नियोन। अब इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अक्रिय गैस नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि अक्रिय गैस कौन कौन सी है, तो अक्रिय गैस कौन सी है, हीना, नीना और करीना। ये एक्शन है रंगीन। ये एक ट्रिक है, हीना, नीना और करीना का एक्शन है रंगीन। हीना से हीलियम, नीना से नियोन, एआर से और से ऑर्गन, केआर से क्रिप्टन। इसके बाद जेडएन से जेनोन और आरएन से रेडोन। कौन सी, रेडोन। इसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे अक्रिय गैस, ऑक्सीजन तो अक्रिय गैस होती नहीं है। अक्रिय गैस ये 18वें कॉलम पर होती है, 18वें स्तंभ पर होती है आवर्त सारणी के अंदर। अब इन्हें और क्या क्या नाम से बुलाते हैं, इन्हें बुलाते हैं जीरो गैस, नोबल गैस। इसके बाद कौन सी गैस, वो जीरो संयोजकता। इनकी संयोजकता कितनी होती है, जीरो संयोजकता होती है। और ये कौन सी गैस होती है, उत्कृष्ट गैस। जी, उत्कृष्ट गैस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कैसे शामिल किया जाता है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से, सबसे पहला तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कैसे शामिल किया जाता है, वो किया जाता है कृषि को। इसका आंसर है कृषि। अब 3 क्षेत्र, सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है, वो किया जाता है प्राकृतिक संसाधन के उपयोग द्वारा जो माल उत्पादन होता है, जैसे गन्ना हो गया या हमारी फसलें हो गई, खेती हो गई, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है प्राथमिक क्षेत्र में, खेती, खेती की फसलें। इसके बाद हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो हम प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चा माल होता है ना प्राथमिक क्षेत्र से, यानी गन्ना मान लीजिए, या गन्ने से हम क्या बनाते हैं, चीनी। तो कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना। और अन्य कुछ जैसे पत्थर हो गए, पत्थर से हम क्या टाइल्स बनाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुएं होती है, जो कच्चा माल होता है, उसको उपयोग से जो हम उत्पादन बनाते हैं, वो कहाँ आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। और हम इसे किस तरीके से बताते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, विनिर्माण और खनन, ये सभी क्या है, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। इसके बाद निर्माण। अब इसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है, वो आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, देखिए तृतीय क्षेत्र के अंदर जो आते हैं वो आते हैं सेवा क्षेत्र। इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ये क्या है, सेवा क्षेत्र। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग। अब इसके अंदर हम कुछ माल थोड़ी खरीद रहे, किससे, हम किसी से सेवा ले रहे हैं। बैंकिंग यानी हम अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, हमारा पैसा सुरक्षित रख रहा है। ये क्या है, वो हमको एक सेवा दे रहा है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। इसके अंदर जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, और कौन सा हो गया, शिक्षा। शिक्षा भी क्या है, सेवा है। कुछ खरीद नहीं रहे, कुछ बेच नहीं रहे, बस एक तरीके से लोगों से सेवा ले रहे हैं।
तो तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया, सेवा क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अब इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको बोलते हैं NSO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका जो ऑप्शन है वो है चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका। इसका आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके बाद यहाँ के पीएम है एंथनी। कौन है पीएम? एंथनी अल्बनीस। एंथनी अल्बनीस। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर एक चक्रवात आता है, वो क्या है? मेगन। कौन सा चक्रवात आया? एक मेगन चक्रवात। ये क्या है? चक्रवात। और इसने क्या किया? इसने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या किया गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नियम बना दिया गया। क्या नियम बना दिया गया? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या प्रतिबंध कर दी गई। क्या कर दी गई? एक नियम बना दिया, उसके अंदर क्या? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर जैसे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा है यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में क्रमशः पोंगल, भोगाली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? इसके जो ऑप्शन है वो है केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब। क्या है? केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, तमिलनाडु, असम और पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात। अब इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु, असम और पंजाब के अंदर पोंगल, भोगाली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाए गए। ये उत्सव कब मनाते हैं? ये उत्सव मनाते हैं मकर संक्रांति के दिन। कब मनाए जाते हैं? मकर संक्रांति पर। और मकर संक्रांति कब आती है? वो आती है 14 जनवरी। अब आती है 14 जनवरी। अब मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से त्योहार मनाते हैं। जैसे सबसे पहले गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण। इसके बाद असम में मनाते हैं माघ बिहू, माघ या भोगाली बिहू। इसके बाद अगला कौन सा है? वो है तमिलनाडु में क्या मनाते हैं? पोंगल। और इसके बाद पंजाब में क्या मनाते हैं? लोहड़ी। और उत्तर प्रदेश में क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में मनाते हैं खिचड़ी। यूपी में। इसके बाद गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण, जो मैंने आपको बता दिया, गुजरात के अंदर उत्तरायण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? इसके जो ऑप्शन है वो है सेबेस्टियन स्टेन, राल्फ फिएनेस, शाहरुख खान या एड्रियन ब्रोडी। अब इसका जो आंसर है वो है एड्रियन ब्रोडी। कौन है? एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी ने ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता। किसके लिए? इनकी जो फिल्म थी वो फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। क्या थी? द ब्रूटलिस्ट। एड्रियन ब्रोडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता। अब ये कौन ऑस्कर अवार्ड 2025 जो था, ये 97वां संस्करण था, या 97वां ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे 2025 के अंदर।
इसके अंदर अब इसका जो मेजबान था, मेजबान देश, मेजबान देश, मेजबान देश कौन था? मेजबान देश था वो था कोनन, कोनन ओ ब्रायन, क्या था? कोनन ओ ब्रायन। इसके बाद इसमें बेस्ट एक्ट्रेस या ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला? वो मिला माइकी मेडिसन। और किसके लिए? एनोरा के लिए, एनोरा मूवी के लिए इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। इनको मिला माइकी मेडिसन। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, वो मिला शॉन बेकर। इनको मिला शॉन बेकर। किसके लिए? एनोरा के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मई 2024 में यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया? हु वाज द मेड द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन मई 2024? इसके जो ऑप्शन है वो है पीवी सिंधु, करीना कपूर खान, नीरज चोपड़ा, संजना सांगी। अब इसका जो आंसर है वो है करीना कपूर खान, है करीना कपूर खान। अब ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, ब्रांड एम्बेसडर किन किन को कहां पर बनाया गया? देखिए पीवी सिंधु को बनाया गया तंबाकू नियंत्रण के लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए। इसके बाद नीरज चोपड़ा को किसके लिए बनाया गया? नीरज चोपड़ा के लिए बनाया गया भारत पेट्रोलियम में स्पीड पेट्रोल का, किसके? भारत पेट्रोलियम में स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर, स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। इसके बाद संजना सांगी को स्पेस इंडिया। और अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? वो सोनू सूद, इनको बनाया गया थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर। और किन के लिए बनाया गया? वो क्या? मानद पर्यटन सलाहकार, इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मानद पर्यटन सलाहकार के लिए और थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर। इनके बाद किनको बनाया गया? वो थे मानू भाकर। मानू भाकर जी को किसके लिए बनाया गया? उनको बनाया गया बंदरगाह मंत्रालय के लिए, बंदरगाह मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर। इनके बाद और कौन कौन है? इनके बाद है वो है युजवेंद्र चहल, भारतीय क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल। इनको बनाया गया गुरुग्राम प्रशासन। इनके बाद अगले कौन से? वो है इनके बाद अगले कौन से? वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जी को किसके लिए बनाया गया? इनको बनाया गया साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए। साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है दिनेश कार्तिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहां खोला गया? ऑप्शन हमारे दिए हुए अयोध्या, वृंदावन, हमीरपुर और आगरा। इसका जो आंसर है वो है वृंदावन। क्या है? वृंदावन। वृंदावन के अंदर खोला गया। अब देखिए इसका जो उद्घाटन था, उद्घाटन किसने किया? वो किया रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के? वो है राजनाथ सिंह। और इस स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है वो है सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? जैसे अयोध्या, अयोध्या के अंदर सबसे लंबी
सोलर लाइट की स्थापना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? अयोध्या के अंदर क्या हुआ? सबसे लंबी सोलर लाइट की स्थापना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और वृंदावन के अंदर मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर के अंदर क्या हुआ? हमीरपुर के अंदर जो है वो पानी की अहमियत समझने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया। क्या? दुनिया क्या पहला जल विश्वविद्यालय खोला? कहां पर? हमीरपुर के अंदर। और कितनी जमीन पर यह खोला गया? 25 एकड़ जमीन पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों के मध्य हुआ? डेजर्ट साइक्लोन 2024 टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? इसके जो ऑप्शन है वो है भारत किर्गिस्तान, भारत यूएई, भारत श्रीलंका और मालदीव, भारत इजराइल। इसका आंसर है वो है भारत और यूएई। भारत यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ। अब देखिए और इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए कौन कौन से अभ्यास कहां कहां पर हुए। भारत किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? वो हुआ खंजर। कौन सा अभ्यास? खंजर। खंजर अभ्यास हुआ। इसके बाद भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? वो हुआ दोस्ती 16। कौन सा? दोस्ती 16। और भारत और इजराइल के बीच कौन सा हुआ? वो हुआ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास। कौन सा? संयुक्त सुरक्षा अभ्यास। इसके बाद नेक्स्ट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभ्यास हुए, जैसे पूर्वी लहर अभ्यास, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभ्यास हुआ? पूर्वी लहर अभ्यास। इसके बाद गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास, ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कौन सा हुआ? भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना के बीच कौन सा हुआ? वो हुआ गगन स्ट्राइक सेकंड। ये कहां पर हुआ? ये हुआ पंजाब में। इसके बाद और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है तरकश। तरकश। अब मैं आप एक साइक्लो अभ्यास लिखता हूं, आप अंदाजा मतलब आप सोचेगा कि कौन कौन सा किस किस देश के बीच हुआ होगा, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पर। तो इसके बाद जिम्बेक्स चॉइस, इसके बाद बिरलेस्टिक 2024। और नेक्स्ट कौन सा है? वो है, यहां पर लिख देता हूं ऊपर, पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार किन के बीच हुआ? और नेक्स्ट कौन सा है? वो है वरुण। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? वो है विम्बेक्स 2014। अब देखिए तरकस जो हुआ, तरकस हुआ भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका। इसके बाद जिम्बेक्स, जिम्बेक्स इनके बीच हुआ। जिम्बेक्स से आप यहीं से अंदर लेंगे जिम्बेक्स जी, जिसे जापान। भारत और जापान। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? बिलिस्टेक 2014। ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये किनके बीच हुआ? कजाकिस्तान में हुआ था। ये कहां पर होता? कजाकिस्तान में। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, क्या था? बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये कहां पर हुआ? ये हुआ कजाकिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? वरुण। वरुण, वरुण कहां पर हुआ? वरुण हुआ भारत और फ्रांस।
ये कहां पर हुआ? भूमध्य सागर में। इसके बाद पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार कहां पर हुआ? ये हुआ भारतीय सेना के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? लद्दाख में। भारतीय सेना कहां हुआ? लद्दाख में। लद्दाख में। इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? बिम्बेक्स 2024। ये कहां पर हुआ? भारत और वियतनाम के बीच हुआ। कहां पर? इंडिया और वियतनाम। और कहां पर हुआ? हरियाणा में। कहां पर? HR हरियाणा के अंदर। इसी के साथ जीके पीवाई की सीरीज की क्लास फर्स्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है और ये क्लास आज के लिए बस इतनी है। ये क्लास समाप्त हो चुकी है। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए आपको क्लास कैसे लगी, और मुझे इससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ये पूरी 30 क्लास के अंदर कंटिन्यू क्लास आपके लिए डालता रहूं। और वैसे भी मैं ये कंटिन्यू क्लास डालने वाला हूं। आपको जरूर से जरूर इन क्लासों से बहुत फायदा होने वाला है, तो पूरी क्लासेस जरूर से लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी बढ़िया लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे दोस्तों, शुक्रिया ये पूरी क्लास देखने के लिए।